नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अल्टीमेट क्लासेस में। और जो आज का अपना क्लास रहेगा वो रहेगा ये अपने जो भी सीरीज चल रही थी, जैसा कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो सीरीज चला रखी थी हमने, और उसमें हम बात कर रहे थे किस पर, भारत स्किल के समस्त प्रश्नों का सॉल्यूशन हम कर रहे थे, जिसमें हमने पिछले क्लास में 4 जो मॉड्यूल हैं वो हल कर लिए हैं। 3 क्लासें लगा करके 4 मॉड्यूल हल कर लिए हैं। और आज हम बात करेंगे मॉड्यूल नंबर 5। और मॉड्यूल नंबर 5 आपका स्टार्ट हो रहा है दोस्तों 79 नंबर क्वेश्चन से। और पूरा का पूरा जो मॉड्यूल आपका 5 है वो आपका मोशन चैप्टर यानी गति वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से रिलेटेड है। तो 79 नंबर क्वेश्चन से आज हम स्टार्ट करेंगे और 112 नंबर प्रश्न तक हम उसको हल करेंगे। ठीक है, प्रश्न संख्या 79 में दिया गया आपको कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, गति का सूत्र लिखिए। ठीक है, आपको फॉर्मूला पूछा गया है स्पीड यानी गति, गति यानी मैं यूं कह सकता हूं चाल। और आप दोस्तों कक्षा 8 से पढ़ते आ रहे हैं, चाल बराबर होता है किसके, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय के। चाल बराबर दूरी बटे समय के होता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों वेग, तो वेग जो होता है वो होता है दोस्तों विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे में क्या होता है, समय होता है। ठीक है, अब दूरी और समय में क्या डिफरेंस होता है कि मैंने आपको ये कहा कि ये जो एक कोई भी एक पारक है जिसका बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी। ठीक है, बिंदु ए से सी तक जाना है, तो कोई बंदा ए से बी गया, बी से सी गया, तो ये हो गई दूरी। विस्थापन होता है उसकी बिल्कुल सीधी दूरी, वो होता है विस्थापन। हालांकि दोनों की इकाई सेम होती है, जैसे कि ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो जुड़ करके मीटर ही होगी। ये 2 मीटर, ये 2 मीटर, तो कितना हो गया टोटल दूरी, 4 मीटर। लेकिन अगर ये विकर्ण मान लेते हैं ये एक्स मीटर का है, तो ये भी दूरी क्या होगी, मीटर ही होगी। लेकिन इसको विस्थापन बोलेंगे। यानी आपने कोई वस्तु यहां से यहां प्लेस कर दी, उसको डायरेक्ट कोई आदमी यहां से यहां लेके आया, तो ये तो हो गया विस्थापन। अगर कोई व्यक्ति यहां से घूम करके ऐसे अगर इसको यहां लेकर के आया, तो ये जो दूरी है ना, ये है, इसको कहते हैं दूरी। ठीक है, तो चाल का अगर फॉर्मूला पूछे तो दूरी बटे समय, वेग पूछे तो विस्थापन बटे समय। तो यहां पूछा गया था दूरी बटे समय, जो कि हमारा ऑप्शन ए देखिए, इसमें लिखा गया है डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम का मतलब तय की गई दूरी बटे में टाइम यानी समय। तो ऑप्शन ए के अंदर डिस्टेंस कवर्ड का मतलब ये हो गया तय की गई दूरी। बस इतना ही तो है। प्रश्न संख्या 2, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, स्पीड यानी चाल, चाल की इकाई क्या है। अब चाल की इकाई देखो दोस्तों, ये चाल का फॉर्मूला हो गया। और चाल की इकाई की अगर बात करें तो दूरी की इकाई क्या होती है दोस्तों, दूरी की इकाई होती है मीटर। समय की क्या होती है, समय की क्या होती है सेकंड। तो मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये अपना ऑप्शन ए के अंदर दिया गया है। तो देखिए 79 का भी अपना ऑप्शन ए सही था। और अगर बात करें 80 नंबर की, तो 80 का भी अपना ऑप्शन ए सही है, क्योंकि उसने पूछा है यूनिट ऑफ स्पीड, चाल की इकाई। चाल की इकाई क्या होगी, दूरी की इकाई लिखो बटे में समय की इकाई लिखो, तो मीटर पर सेकंड। ये अपना 80 नंबर का ए। 81 नंबर क्वेश्चन 81, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, वेग का सूत्र क्या है। हिंदी में लिखा गया है क्या, वेलोसिटी वेग। ये देखिए दोस्तों, इसीलिए मैंने आपको पहले समझाया था कि चाल और वेग के फॉर्मूले में क्या फर्क है। फर्क कुछ नहीं है, यहाँ पर लिखा है विस्थापन बटे समय। अब अपने को देखना है विस्थापन कहाँ है। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर विस्थापन की जगह अगर इंग्लिश में क्या लिखें, डिस्प्लेसमेंट बटे में समय को इंग्लिश में क्या लिखेंगे दोस्तों, टाइम। तो ये अपना ऑप्शन कौन से में दे रखा है, ऑप्शन बी के अंदर दे रखा है। तो इस प्रकार 81 क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, बी जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। अब बात करते हैं 82, वेग की इकाई क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हमसे चाल पूछा था, फिर चाल की इकाई पूछी थी। अब वेग का फॉर्मूला, अब वेग की इकाई। देखिए दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट की इकाई भी क्या होती है मीटर, समय की इकाई क्या होती है सेकंड। तो दोनों की जो इकाइयां हैं उसमें भी कोई फर्क नहीं है, तो ये भी क्या होगा मीटर पर सेकंड। ये अपना 82 और 82 मीटर पर सेकंड दिया गया है। 82 क्वेश्चन जो पूछा गया इकाई, उसका आंसर है मीटर पर सेकंड, जो कि हमें ऑप्शन किस में दिया गया है, ए में, मीटर पर सेकंड। तो ये हो गया 82। बात करते हैं दोस्तों 83, जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है उसे क्या कहते हैं। देखिए दोस्तों, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी अगर आपके पास क्वांटिटी है, उसके अंदर 2 चीजें होती है। एक तो होता है उसका परिमाण यानी उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और एक होती है डायरेक्शन, ठीक है, दिशा। ठीक है, यानी मैं बात करूं सदिश और अदिश राशियों की। देखिए सदिश क्या होता है, सदिश इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेक्टर, वेक्टर। और दूसरी होती है कौन सा दोस्तों, अदिश। ठीक है ना, सदिश और अदिश, इसको बोलते हैं स्केलर। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, स्केलर। सदिश दिशा सहित, मतलब इसमें 2 चीजें होगी। सदिश राशि में क्या होगी, एक तो क्या होगी दिशा होगी, और दूसरा क्या होगा दोस्तों, परिमाण होगा। क्या होगा, डायरेक्शन होगी, और क्या होगा, डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड होगा। दोनों चीजें होगी, उस राशि को कहते हैं सदिश।
लेकिन अगर दोनों में से कोई एक चीज है, या तो दिशा दे रखी है या परिमाण दे रखा है, दोनों में से कोई एक चीज दे रखी है, दिशा नहीं है, मतलब सिर्फ परिमाण दे रखा है, तो वो राशि होती है अदिश, मतलब उसके अंदर दिशा नहीं होती है, सिर्फ क्या होता है, परिमाण होता है। तो इस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछा है कि जिस वस्तु में परिमाण या साइज होता है, परिमाण होता है यानी मैग्नीट्यूड होता है, इंग्लिश में पढ़िए, या साइज होता है एलोन, एलोन मतलब सिर्फ एक, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं दोस्तों अदिश राशि, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसमें क्या दिया गया है, मैग्नीट्यूड। तो अदिश है, दिशा होती तो वो सदिश भी होती, मैग्नीट्यूड दोनों चीजें होती, लेकिन इसमें नहीं है, तो इसलिए ये है अदिश राशि, इंग्लिश में स्केलर बोलते हैं। ऑप्शन कौन से में दी हुई है दोस्तों, ये दी गई है डी ऑप्शन में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो है हमारा आंसर हो जाएगा डी। बात करें दोस्तों 84 भी इसके जैसा ही आंसर है। 84 में दिया गया है कि यदि वस्तु में परिमाण और वेग दोनों हो तो उसे क्या कहा जाता है। अब इसी को वेग नहीं है, इंग्लिश में पढ़ के देखो, व्हाट इज कॉल्ड इफ ए बॉडी पोसेस बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, यानी उसके अंदर दोनों चीजें हैं, क्या क्या दोनों चीजें हैं, वेग, वेलोसिटी, सॉरी ये है अपना मैग्नीट्यूड भी है, और उसके अंदर दूसरा उसके साथ क्या चीज है, डायरेक्शन भी है। तो दोनों चीजें हो तो वो होती है दोस्तों सदिश राशि, और सदिश राशि को इंग्लिश बोलते हैं क्या, वेक्टर। और वेक्टर हमारा कौन से ऑप्शन में है, 84 के वेक्टर क्वांटिटी सी ऑप्शन में दिया गया है। तो 84 का हो जाएगा कौन सा, सी। बात करते हैं दोस्तों 85 नंबर प्रश्न में आपको दिया गया है कि किसी वस्तु में विस्थापन की दर, विस्थापन के परिवर्तन की दर क्या कहा जाता है, यानी हिंदी में लिखा हुआ है, अब इंग्लिश में पढ़ते हैं। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर, ठीक है, यानी हिंदी में लिखा हुआ है विस्थापन के परिवर्तन की दर। देखिए विस्थापन है, मान लीजिए कोई वस्तु यहां रखी हुई है और ये कुछ समय बाद यहां पहुंच जाएगी, यहां से यहां पहुंचने में उसे मान लीजिए टी टाइम लग गया, ठीक है, यहां थी यहां पहुंच गई, कोई ना कोई दूरी तय की, इसको हम कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या चीज है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम हमने थोड़ी देर पहले ही जिक्र किया था, वो क्या होता है हमारा, डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम होता है वेलोसिटी, वेग, क्या होता है, वेग। अभी मैंने आपको बताया था कि वेग बराबर जो होता है किसके दोस्तों, विस्थापन बटे समय, यही तो होता है। तो ये चीज उसने क्या किया, परिभाषिक तौर पे लिख दी, क्या लिख दी, ये इसने ऐसे लिख दिया कि भैया व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट का मतलब यहां से कोई वस्तु डिस्प्लेस होकर यहां होगी, अब डिस्प्लेसमेंट विस्थापन में फर्क आ गया, यहां से यहां आ गई, उसमें उसको टी टाइम लगा, इस दोनों का रेट निकालना है, इसकी दर निकालनी है, ठीक है। विस्थापन में विस्थापन की दर, दर मतलब समय के सापेक्ष निकाल रहे हैं, तो वो हो गई वेलोसिटी यानी वेग। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी, 85 का सही आंसर, 85 का सही आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट, क्या कह रहा है 86 में कह रहा है कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में, परिवेश का मतलब होता है उसके आसपास, सराउंडिंग, यदि कोई वस्तु अपनी परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो उसे क्या कहते हैं। मान लो दोस्तों मैं जहां खड़ा हूं और मेरे अराउंड में जो परिवेश है, मेरा सराउंडिंग जो है, मैं अगर अपनी स्थिति नहीं बदलता हूं, यहां का यहीं खड़ा रहूं, तो मैं क्या हूं, रेस्ट पोजीशन में हूं या गतिज अवस्था में हूं, मतलब मोशन अवस्था में हूं, तो रेस्ट होगा उसका। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 86 का बॉडी एट रेस्ट, 86 में ऑप्शन बी जो है वो आपने करना है, बॉडी एट रेस्ट। 86 के बाद में बात करते हैं दोस्तों 87 में दिया गया है दोस्तों क्या आपको, यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को बदलता है, उसी का ही जो भी क्वेश्चन हम करके आए हैं कौन सा 86, उसका थोड़ा ऑपोजिट कर दिया 87। अभी तो कह रहा था क्या कि यदि कोई वस्तु अपने परिवेश के संबंध में अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो रेस्ट, अगर बदल रहा है तो क्या हो गया, वो मोशन हो जाएगा। तो बॉडी एट मोशन 87 में बी, 87 का भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बी हो जाएगा, क्योंकि अब अपने परिवेश के संबंध में कोई वस्तु है वो अपना स्थान बदल रही है, तो वो मोशन कर रही है, गति कर रही है। 88 उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर की दूरी तय करता है। दोस्तों अब अपने स्टार्ट हो गए कौन से, न्यूमेरिकल पार्ट। और न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर मैंने आपको एक ही कंसेप्ट बताना है, सिर्फ और सिर्फ आपको गति के 3 समीकरण याद रहने चाहिए। सबसे पहला हम याद रखेंगे क्या, v बराबर u प्लस AT, v बराबर u प्लस AT। सेकंड माने s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ठीक है।
तीसरी हम याद रखेंगे v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। बाकी इनको अब ड्राइव करके कैसे भी लिख सकते हैं हम। ये गति के 3 समीकरण प्लस आपको वेग ज्ञात करने का, यानी क्या होता है विस्थापन बटे समय, दूसरा वो फॉर्मूला हो गया। चाल का भी अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हम स्पीड वाले फॉर्मूले को भी लिख लेंगे। लेकिन ये 3 गति के समीकरण v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर और v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तीनों आपको गति के समीकरण आते हैं। तो आपको ये ध्यान से देखना है कि कौन सा गति का समीकरण लगेगा इस सवाल में, क्या चीजें दी हुई है और क्या ज्ञात करना है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि 2 गति के समीकरण एक ही सवाल में लगाने पड़ जाते हैं। कैसे कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो अपने 2 वैल्यू पुट करेंगे किसी एक समीकरण में, वहां से एक वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फिर वो तीसरी समीकरण में रखी जाएगी, तब जाकर के हमें जो ज्ञात करना है वो चाहिए। लेकिन आपके जो इतने सवाल दिए गए इनमें कहीं भी नहीं है, सीधा पर्टिकुलर एक एक इक्वेशन लगाएंगे और आंसर आ जाएंगे। उस वस्तु का वेग क्या होगा दोस्तों, पूछा गया है वेग। मैंने आपको अभी बताया था वेग बराबर होता है क्या, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट बटे में समय। ठीक है, विस्थापन बटे में समय। तो अब देख लीजिए होगा जो 21 सेकंड में एक रेखा में 168 मीटर, विस्थापन कितना दे गया 168 मीटर एक रेखा में। रेखा का मतलब एक सीध में चल रहा है, बिल्कुल ऐसे घूम घुमा करके नहीं जा रहा है, नहीं तो वो विस्थापन नहीं होता, वो क्या हो जाती दूरी हो जाती। समझ गए। अब कितना चल रहा है 168 मीटर और 21 सेकंड हमें क्या दे दिया दोस्तों, समय दे दिया। मीटर पर सेकंड इसकी यूनिट हो गई। 21 के पाड़े के जब इसको काटेंगे तो लगभग आ जाएगा ये कितना 8 आ जाएगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 168 बन रहा है। तो ये आ गया आपका दोस्तों वेग। वेग कितना आ गया 8 मीटर पर सेकंड, जो कि आपके ऑप्शन कौन से में दिया गया है, ऑप्शन बी यानी 2 नंबर ऑप्शन में दिया गया है। तो प्रश्न संख्या 88 हम कर रहे थे और इसका जो आंसर सही होगा कौन सा दोस्तों, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए 89 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि एक ट्रेन 80 मीटर लंबी एक ट्रेन है। एक चीज का आपको मैं विशेष बात बता देता हूं दोस्तों, जब भी आप कोई सवाल पढ़ते हैं उसके कोई भी डिजिट वगैरह पढ़ते हैं ना, तो आपको इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में देखने हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसा सवाल है जो बहुत भारी मिस्टेक है उसके अंदर। हिंदी में पढ़ोगे तो आंसर नहीं ढूंढ पाओगे उसको, अगर आप इंग्लिश के उसके डिजिट चेक करोगे तो उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और ये सेम डिटो क्वेश्चन बार स्किल जो है वो प्रश्न पेपर में डाल रही है। चलिए देखते हैं। कहता है एक 80 मीटर लंबी एक ट्रेन की गति क्या होगी यदि 20 सेकंड में वो 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म से गुजरती है। ज्ञात क्या करना है अपने को, ज्ञात करना है ट्रेन की गति। ट्रेन की गति हमें ज्ञात करनी है, जो कि हमें चाल ज्ञात करनी है दोस्तों। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे में क्या होता है, समय होता है। डिस्प्लेसमेंट में भी यही होता है, वेग में भी यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा, बस इतना ही तो फर्क है। चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन है बिल्कुल सीधी नहीं चलती है, घूम घुमा के चलती है, इसलिए हमने चाल का लिया है, वरना वेग का लेते। ठीक है, अब चाल बराबर दूरी बटे समय। अब ट्रेन क्या कह रहा है, कहता है ट्रेन 80 मीटर लंबी है, 120 मीटर लंबे को पार करेगी। खुद कितनी लंबी है 80, पार कितने को करेगी 120, यानी टोटल कितना चल गई वो 200। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये एक पुल है, ठीक है, इसकी लंबाई है 120। ये एक ट्रेन है, इसकी लंबाई है कितनी 80। ये ट्रेन खुद मान लो एक खंबे को पार करे, मान लो ये खंबा है, खंबे को पार करेगी तो कितना चलेगी ये, यानी यहां से ये खंबे की सीध में आ गई। अब ये पिछवाड़ा जब इसका इस खंबे की सीध में आएगा तो 80 मीटर कवर हो गया। लेकिन बात करें जब किसी पुल की, या किसी पुल की बात करें, किसी सुरंग की बात करें, किसी प्लेटफॉर्म की बात करें, इनकी अगर बात की जाती है तो जो ट्रेन की लंबाई होती है वो प्लस पुल सुरंग जो भी होती है वो दोनों जुड़ जाएंगी, दूरी बन जाएगी कितनी दोस्तों 200 मीटर। अब 200 मीटर में कितना समय लग रहा है इसको, 200 मीटर को समय लग रहा है 20 सेकंड। तो 20 सेकंड यहाँ बटे में लिख देंगे, तो ये हो गया हमारा आंसर। मीटर पर सेकंड में नहीं पूछा उसने, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 एकम 2, 2 पंजे कितना हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 10 से कट जाएगा ये 10 मीटर पर सेकंड। लेकिन दोस्तों 10 मीटर पर सेकंड ऑप्शन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने पूछा किलोमीटर प्रति घंटा में। मैं आपको बताता हूं क्या करना है। दो कंसेप्ट है, अगर आपकी चाल आ जाती है किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज करना हो किसमें, मीटर पर सेकंड में, तो सीधा सा याद रखिएगा 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। क्यों कर दीजिए, तो इसकी एक क्लास में पहले लगा चुका हूं, पीछे की जो वीडियो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की, उसमें जाकर के पूरा कंसेप्ट समझ सकते हैं आप। अगर किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसको आप मीटर पर सेकंड में बदलना चाहते हो तो 5/18 से क्या कर दीजिए, गुणा। लेकिन हम तो क्या करना चाहते हैं भैया, वापस बदलना चाहते हैं। हमारा आंसर मीटर पर सेकंड में आ गया और हमें बदलना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर कंडीशन पलट गई तो तुम भी इस भिन्न को क्या कर दोगे, पलट दोगे। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा कर रहे थे। अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो आप गुणा कर दोगे दोस्तों 18/5 से क्या कर दोगे, गुणा।
तो ये जो अब अपने पास आया है इसको मैं गुणा कर दूंगा किससे, 18/5 से, तो ये बदला जाएगा किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 एकम 5, 5 दूए 10, 18 दूए कितना हो जाएगा दोस्तों, 36। तो ये हो जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा आपके ऑप्शन डी में, 4 नंबर ऑप्शन में दिया गया आपको दोस्तों। 89 का आपका क्या हो जाएगा, डी। हम प्रश्न कर रहे थे 89 और इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी। ध्यान से देख लीजिए, चाल बराबर दूरी बटे समय। जब आपको ट्रेन गुजर रही है किसी पुल से, किसी सुरंग से, किसी प्लेटफॉर्म से, तो दोनों की दूरी को जोड़ दो, वो होती है टोटल दूरी, बटे में उसका समय लगाओ और क्या हो जाएगा आपका, दूरी बटे समय, चाल आ जाएगी। इस चाल को अगर मीटर पर सेकंड में पूछा है तो ठीक है, मीटर पर सेकंड में ही रखा था, आ गई, ठीक है। लेकिन वो पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है, तो 18/5 से गुणा कर दो। अगर आ जाती है किलोमीटर प्रति घंटा का सिस्टम दिया हुआ होता और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना होता तो 5/18 से गुणा करते। ये आप आगे की कभी तैयारी करेंगे तो आपके काम आएगी। चलिए प्रश्न संख्या इसके बाद है 90 नंबर क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों, त्वरण के लिए क्या सूत्र है। त्वरण के लिए क्या सूत्र है दोस्तों। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है कि जब आप किसी वस्तु का वेग जो है परिवर्तन हो जाता है समय के साथ, वेग में परिवर्तन की दर, मतलब क्या हुआ कि कोई वस्तु, कोई भी बस, कार इत्यादि कुछ भी है, उसका प्रारंभिक वेग, फिर धीरे धीरे उसका वेग क्या हो गया, बढ़ता गया, अंतिम वेग, फिर अब प्रारंभिक वेग से अंतिम वेग में चले तो कुछ टाइम तो लगेगा, कितना टाइम लगेगा, उसका डिवाइडेशन हो जाएगा। तो अपने बात करते हैं, अच्छा इनमें से भी अगर आप चाहो तो बढ़ा सकते हो। जैसे ये देखो, v बराबर u प्लस AT। u क्या होता है, u होता है दोस्तों प्रारंभिक वेग, u क्या होता है प्रारंभिक वेग, v क्या होता है अंतिम वेग। अब गुरुजी ये याद नहीं रहता, कैसे याद नहीं रहता, तो मैं बता देता हूं। ABCDEFG JK LMNO PQRST u सबसे पहले आता है, v से पहले आता है u, तो याद रख लेना u हम डिनोट करते हैं किससे, प्रारंभिक वेग, v हम डिनोट करते हैं किससे, अंतिम वेग। याद रह जाएगा, ठीक है। अब आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि प्रारंभिक वेग कौन सा होता है, अंतिम वेग कौन सा होता है। तो u हो गया प्रारंभिक वेग, v हो गया अंतिम वेग। आगे बढ़ते हैं, हमें क्या करना है, हमें निकालना है त्वरण का सूत्र। A फॉर एक्सेलरेशन होता है, S फॉर डिस्प्लेसमेंट होता है। अब देखिए एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में भी है, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में भी है, एक्सेलरेशन इस फॉर्मूले में भी है, तीनों फॉर्मूलों में एक्सेलरेशन है हमारे पास। अब सीधे शब्दों में बात करूं मैं, देखो इस फॉर्मूले को अगर मैं उठाता हूं, v बराबर u प्लस AT, ठीक है। पक्षांतरण करते हैं, v इधर पड़ा है, इस u को इस तरफ लेकर के आएंगे, माइनस u हो जाएगा, और ये गुणा में जो t है ये भाग में आ जाएगा, बराबर बचा क्या, फिर a बचा। हमें a ही तो फाइंड आउट करना था, a मतलब एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, a मतलब त्वरण ज्ञात करना था। एक्सेलरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, त्वरण, और त्वरण का सूत्र क्या हो जाएगा, v माइनस u बटे टी, v माइनस u बटे टी। जिस भी ऑप्शन में हो वो आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अभी जो पीडीएफ मैंने प्रिंट निकाली थी उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, पूरी ब्लैंक निकली है, इसलिए आप अपना लिख लीजिएगा। 91 में दिया गया है किसी वस्तु के त्वरण की इकाई क्या होती है। जैसे दोस्तों ये त्वरण है, ठीक है, त्वरण की इकाई, त्वरण देखिए गुरुत्वीय त्वरण g अपने याद रखते हैं कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही होता है ना गुरुत्वीय, तो ये इसकी इकाई होगी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हमारे ऑप्शन में है बी में। तो 91 जो क्वेश्चन दिया गया है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। ज्यादा समय नहीं लेते हुए अगर आपने चाहे तो इसमें भी कर सकते हैं। देखिए v माइनस यू, ये क्या है, ये वेग है, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, वो वेग आएगी, वेग की क्या होती है मीटर पर सेकंड, और ये टी है, ये टाइम है, इसकी भी यूनिट क्या होती है सेकंड, सेकंड गुना सेकंड क्या हो जाएगा सेकंड स्क्वायर, ऊपर क्या है मीटर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दो, किलोमीटर प्रति घंटा की मीटर पर सेकंड स्क्वायर कह दो, यहाँ पर मीटर को किलोमीटर में, सेकंड को किसी और में हालांकि यूज नहीं करते हैं, मेनली आपकी यही यूनिट रहती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जितने भी आप न्यूमेरिकल करोगे उसमें। 92 प्रश्न संख्या 92, एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाती है। दोस्तों त्वरण क्या होगा, मैंने अभी आपको बताया त्वरण क्या होता है कि जब कोई गाड़ी किसी नॉर्मल स्पीड, मान लो कम स्पीड से तेज स्पीड में होती है, उसके अंदर लगने वाले समय का भाग दे दोगे तो वो आपकी क्या हो जाएगी, त्वरण ज्ञात हो जाएगा। एक कार का त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब क्या हो गया टाइम, टाइम कितना दे दिया आपको 1 मिनट, या 60 सेकंड भी लिख सकते हैं, ठीक है, या लगा करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, या टाइम जो हमें दे दिया कितना भैया 60 सेकंड दे दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं दूसरा क्या लिखा हुआ है
कि त्वरण क्या होता है यदि कार की गति 1 मिनट में 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर, यानी पहले कितनी स्पीड थी उसकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब हो गया u, प्रारंभिक वेग हो गया ना, कितना हो गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर v, मतलब अंतिम वेग कितना हो रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। तो आपको निकालना है त्वरण निकालना है। देखिए दोस्तों, त्वरण कहां से निकालेंगे हम, ये हमें फॉर्मूला इसमें से त्वरण निकल जाएगा। इसमें क्या देखो, सवाल में देखो क्या क्या चीजें ज्ञात क्या करना है हमें, ए ज्ञात करना है, एक्सेलरेशन। हमें टी की वैल्यू पता है, यू वी ए टी, कितनी चीजें देखो ए वी यू टी, कौन सी समीकरण लगाई जाए। देखो किसी बंदे ने सोच लिया कि ये वाली लगा लेता हूं, मान लो इसमें क्या क्या चीजें, इसमें एस ए यू वी, ध्यान से देखो यू है, हाँ जी यू है, वी है, वी इसमें है, लेकिन ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू नहीं है भैया। ठीक है, तो ये समीकरण नहीं लगेगी, ये वाली समीकरण भी नहीं लगेगी, क्योंकि इसमें क्या है एस, क्या अपने पास एस की वैल्यू है, नहीं है। ए है, हाँ जी ए है, लेकिन ए ज्ञात करना है। तो अगर इस समीकरण को कोई भी यूज करता है तो उसको एस भी चाहिए और ए भी चाहिए। चलो ए तो हमें ज्ञात करना है, लेकिन एस कहां से लाएगा, एस नहीं है। इस समीकरण को लगा करके देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी की वैल्यू रख देंगे, यू की वैल्यू वो भी रख देंगे, ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, मतलब सब में से कोई एक तो ना हो तो चलेगा, क्योंकि उसको तो ज्ञात करना है। टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू भी हमारे पास है, तो कहीं ना कहीं ये समीकरण हमारी लगेगी। चलिए अब लगा देते हैं। इसको कैसे करेंगे, इस समीकरण का यूज करेंगे, v बराबर u प्लस, v कितना दिया हुआ है दोस्तों, v दिया हुआ है 40, तो ये मैंने लिखा 40 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, फिर कितना दिया हुआ है u, और u की वैल्यू क्या दी हुई है 25, तो यहां लिखेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस कितना लिखा हुआ है प्लस AT, ए हमें ज्ञात करना है, टाइम कितना दिया हुआ है 60 सेकेंड, 60 सेकेंड। ठीक है, पक्षांतरण कर देते हैं दोस्तों, पक्षांतरण करेंगे a इंटू 60 सेकेंड, पड़ा रहने दो, ये 25 प्लस का है, लेकर के आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा माइनस का 40 माइनस 25, 40 माइनस 25 करोगे कितना हो जाएगा दोस्तों 15 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट घटा के लिख देता हूँ 25 किलोमीटर प्रति घंटा। आप एक चीज ऑप्शन में देखिए कि जो भी आपको निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटा या किलोमीटर या मीटर या सेकंड किससे रिलेटेड निकालना है, उसके अकॉर्डिंग हम इस सवाल को चेंज करेंगे। जैसे कि हमें सवाल दिया गया है, ये अपना कौन सा चल रहा था, ये अपना था 92, और 92 के सारे ऑप्शन है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, किसमें दिए गए हैं मीटर पर सेकंड। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को हमें बदलना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 से क्या कर देंगे दोस्तों, इसको गुणा कर देंगे, 5/18 से गुणा कर दिया। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा नया लिख करके मीटर पर सेकंड लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये भी किस में है हमारा सेकंड में, गुणा वाली रकम यहां से उठा करके कहां चली जाएगी, भाग में चली जाएगी, भाग में लिखेंगे 60 सेकंड। ठीक है, अब देखिए अब सॉल्यूशन करेंगे इसको, 15 एकम 15, 15 चौके कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा। और अब कोई कटने वाला नहीं है, ऊपर क्या बच गया हमारे पास 5, और नीचे क्या बचा है हमारे पास 18 दूनी 36, 38 54, 18 चौके 72, यानी हमारे पास बचा है 5/72। भाग करेंगे, 0 पॉइंट लगा के एक 0 उतार लेंगे, 72 के पाड़े में 50 अभी भी नहीं आएगा, फिर से एक ऊपर 0 लिखेंगे, और ऊपर 0 लिखने के बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें एक 0 और नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, एक 0 लिखेंगे और हमारे भाग में एक 0 और आ जाएगी। अब ये कितने पर भाग करेंगे, देखिए 7 7 49, 7 6 पर करेंगे इसको, 6 दूए 12 हासिल 1, 7 6 42, यानी ये आएगा 422 के आसपास। कितना हुआ 0.06, 0.06 आपका ऑप्शन दिया गया दोस्तों सी। तो 92 का आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 92 का सी ऑप्शन। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, आपको टाइम 1 मिनट दिया गया था, मैंने उसको सेकंड में बदल लिया, यू दिया गया, वी दिया गया, त्वरण ज्ञात करना है। हमने ये वाली समीकरण लगाई, इसमें से हमने ए को अपने पक्ष में रखा, बाकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू पुट कर दी। ठीक है ना, यू की वैल्यू, वी की वैल्यू पुट कर दी, यू की वैल्यू पक्षांतरण किया, इधर आएगा 40 माइनस 25 कितना बचेगा 15। किलोमीटर प्रति घंटा में था, उसको 5/18 से गुणा करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज हो गया। अब ये 60 सेकंड बटे में ले आएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो इस 15 से 60 को काटेंगे 4, 5/72, 5/72 जब करेंगे हम
भाग करेंगे तो अपना डिजिट ये आ रहा था, इकाई क्या बचेगी, मीटर तो ये पड़ी, सेकंड और सेकंड सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी इकाई जो है हमारे पास बचेगी। अब हम बात करते हैं आगे के प्रश्न में 93 में दिया गया कि व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ ए कार। रिटार्डेशन का मतलब होता है दोस्तों मंदन। रिटार्डेशन जैसे त्वरण का मतलब क्या होता है, त्वरण जैसे होता है एक्सेलरेशन, वैसे ही रिटार्डेशन का मतलब होता है मंदन। मान लो एक चलती हुई गाड़ी है, ठीक है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, यहीं से ही कैलकुलेट करना है, तो उसका प्रारंभिक वेग होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाते ही वो गाड़ी एक निश्चित समय के बाद जाकर के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा, 0। या आपने कोई पत्थर फेंका है, पत्थर ऊपर जाने के बाद में क्या होगा, उसका वेग एक टाइम पर जाकर के बिल्कुल 0 हो जाएगा, फिर वो वापस नीचे की ओर आने लग जाएगा। तो फेंके गए पत्थर का प्रारंभिक वेग तो जो दिया गया है वो ऊपर जाकर के क्या हो गया, 0। इस तरीके से अगर ऊपर से कोई पत्थर नीचे छोड़ रहे हैं, ठीक है, उस कंडीशन में हाथ में अगर पकड़ा हुआ है तो 0 छोड़ दिया, अब उसका अंतिम वेग क्या होगा, जो लास्ट के अंदर उसका टकराने से पूर्व का वेग होगा वो अंतिम वेग होगा। इसी प्रकार के अगर प्रश्नों को अगर हम लेकर के चले तो आगे बढ़ रहे हैं हम। 93 में क्या कहता है कि कार का क्या ज्ञात कीजिए, विश्राम में मंदन ज्ञात कीजिए, ठीक है। मंदन माइनस में होगा दोस्तों, इन्हीं समीकरण में हम क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। देखिए जैसे कि क्या कहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलने वाली कार एक समय बाद जाकर के रुक जाएगी, तो u बराबर हो जाएगा दोस्तों 50 किलोमीटर प्रति घंटा, v बराबर हो जाएगा दोस्तों 0 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि चलने वाली कार 45 सेकंड, यानी हमें दे दिया गया दोस्तों t, टाइम दे दिया गया कितना, 45 सेकंड, ठीक है। तो ये हमें 3 चीजें दी गई है, कौन कौन सी 3 चीजें दे दी, टाइम दे दिया गया हमें, u दे दिया गया, v दे दिया गया, मंदन ज्ञात करना है। यहाँ पर a को अगर ये जो प्लस में है ना समीकरण, v बराबर u माइनस at, अगर मंदन निकाल रहे हैं तो, ठीक है। या अपने आप देख लेना, आप प्लस में भी यूज करोगे तो वो माइनस में आ जाएगा आंसर, तो वो मंदन माना जाएगा। अगर प्लस में आ गया तो त्वरण, माइनस में आ जाए तो मंदन, ये याद रख लो। अब v की वैल्यू क्या दे रखी है, v की वैल्यू 0, किलोमीटर प्रति घंटा है तो लिख देते हैं, चलो किलोमीटर प्रति घंटा, v की वैल्यू कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, प्लस a की वैल्यू कितनी है जी, a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है हमें 45 सेकंड, ये यहाँ लिख देंगे 45 सेकंड, ठीक है। चलिए निकालते हैं a की वैल्यू, तो ये हो गया 0 और ये 50 इस तरफ लेकर के आएंगे तो -50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये सेकंड में है। अब ध्यान से देखिए, किलोमीटर प्रति घंटा को मैं चेंज करूं मीटर पर सेकंड में, तो 5/18 से गुणा कर देंगे, 50 × 5/18। और ये जो 45 सेकंड जो दे रखा था गुणा में, गुणा वाली रकम कहाँ आ जाएगी दोस्तों, भाग में आ जाएगी, 45 सेकंड। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, अभी हमने बदल दिया इसको मीटर पर सेकंड में, ठीक है, मीटर पर सेकंड में बदल दिया। अब कैंसिल कर लो इसको, 5 एकम 5, 5 में 45, ठीक है, 2 के पाड़े से और काट दो इसको, 25, ये हो जाएगा 9, 25/81 माइनस का है, क्योंकि देखो 0 - 50 माइनस ही होगा, तो इसका मतलब मंदन हो रहा है, माइनस में आ गया तो ये हो गया हमारा 25/81। जब इसको हम सॉल्व करेंगे दोस्तों 25/81 को, तो हमारा होगा दोस्तों ये 93 का बी ऑप्शन, यानी इसको करेंगे, देखो 0 पॉइंट लगाया, 0 लिखेंगे। अब 80 का पाड़ा पढ़ना है, 8 × 24, 3 एकम 3, 3 × 8 = 24, नियर पहुंच गए ना इसके। तो 0.3 कौन से ऑप्शन में है, तो 0.3 ऑप्शन में बी, दूसरा जो ऑप्शन दे रखा है, तो ये हमारा 93 और 93 का ऑप्शन हुआ दोस्तों बी। चलिए दोबारा देख लीजिएगा आप, मंदन निकालना है, माइनस में आ गया इसलिए हम इसे मंदन कहेंगे, अगर प्लस में होता तो इसको हम क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे 93 के बाद 94 की ओर। 94 में आपको दिया गया है कि लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड में तय करने पर जमीन छोड़ देता है। एक कोई हेलीकॉप्टर है जो कि 700 मीटर की दूरी तय करने के बाद कितना टाइम दे रखा है उसके अकॉर्डिंग, वो सब हमें दिया गया है और हमें कैलकुलेट करना है, वो भी हमें देखना है। चलिए कैसे करेंगे इस ऐसे सवाल को, वो आगे बढ़ते हैं। देखो आ जाओ, ये दिया गया दोस्तों, उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या है। सबसे पहले बात हमें ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। त्वरण क्या है, फील्ड लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाले हवाई जहाज का त्वरण क्या होता है यदि वो टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी 10 सेकंड, दूरी का मतलब क्या हो गया, एस डिस्प्लेसमेंट,
कितनी है 700 मीटर की दूरी कितने में 10 सेकंड में, यानी टाइम ज्ञात है हमें, टाइम 10 सेकंड। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ऐसी समीकरण उठाइए जिसमें ये तीनों चीजें होनी चाहिए। एक चीज और आपको ये ध्यान में रखनी होगी, तय करने में जमीन छोड़ देता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि देखिए s की वैल्यू इसमें है। पहली बात, एक नंबर समीकरण नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी भैया? क्योंकि इसमें s कहीं जिक्र नहीं है, या तो 2 लगेगी या 3 लगेगी। अब 2 और 3 में से कौन सी लगेगी जिसके अंदर इन सब चीजों की पॉसिबिलिटी है? देखिए ये 2 नंबर समीकरण में s, हाँ जी हमारे पास s है। u की वैल्यू चलो वो देख लेंगे, कोई बात नहीं है। a की वैल्यू भी है, मतलब ज्ञात करनी है हमें, s की है, a की हमें ज्ञात करनी है, टाइम दे रखा है। तो ये समीकरण या ये समीकरण चुनाव करते हैं। दोबारा देखिए, इस समीकरण को क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि इसके अंदर कहीं पे भी t का जिक्र नहीं है। हमारे पास क्या दिया हुआ है? टाइम t, तो इसमें t नहीं है तो कैंसिल हो गया, सीधा सा इसको हटा दो। 2 नंबर समीकरण को लगाएंगे। 2 नंबर समीकरण में दिया गया है s बराबर ut, तो s का मान कितना लिखूंगा मैं यहाँ पर? 700 बराबर ut। अब देखिए दोस्तों, u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। कोई जहाज खड़ा है मान लो, ठीक है ना, कोई जहाज खड़ा है तो उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा? 0 होगा। फिर वो चलने लगा तो वो अंतिम वेग होगा ना, वो तो बाद का वेग होगा। तो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? 0, इसलिए 0 इंटू टी की वैल्यू। अब 0 को किसी से भी गुणा करो भैया, इसको 0 को यहाँ अगर 0 है, 0 को अगर इससे गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। चलिए मैं इसको लिखता ही नहीं हूं, मैं यहाँ पर 0 लिख देता हूँ, प्लस 1/2 इंटू ए हमें फाइंड आउट करना है। ये देखिए त्वरण हमें क्या ज्ञात करना था, इंटू 1/2 a टी स्क्वायर। अब t कितना है हमारे पास? t है 10 सेकंड, तो यहां पर लिखेंगे 10 सेकंड, और 10 सेकंड का क्या लिख देंगे दोस्तों? 10 दाए 100 सेकंड हो जाएगा, t स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ये हमारा हो जाएगा 10 का स्क्वायर, टाइम की स्क्वायर। अब हल करते हैं, a त्वरण ज्ञात करना है, ठीक है, और ये 0 है, हट जाएगा। अच्छा ये बट्टे में 2 है, a 1/2 गुणा a है ना, ये बट्टे में है 2, तो बट्टे वाला 2 तो कहाँ चला जाएगा दोस्तों? ऊपर, गुणा में, तो 2 इंटू 700। ये जो 10 की स्क्वायर है, 10 की स्क्वायर कितनी होती है? 10 दाए 100। ये 100 a के गुणा में है। अब गुणा वाली रकम पक्षांतरण करेंगे, कहाँ आ जाएगी? भाग में आ जाएगी। 0 से 0, 0 से 0, 7 दूनी 14, ये आ गया आपका त्वरण। अब आपको पता है त्वरण की इकाई क्या होती है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होती है। तो 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कौन से में दिया गया आपको? डी में दिया गया, 4 नंबर ऑप्शन। 94 का आप करोगे दोस्तों क्या? 94 का ऑप्शन हो गया कौन सा दोस्तों? डी। ठीक है, किस तरीके से हुआ? s बराबर ut। अब ut की वैल्यू 0 हो गई, क्यों हो गई? क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, वो जहाज खड़ा है, 0 है, 0 को t से करोगे तो 0 ही बन जाएगा। ut प्लस 1/2 a टी स्क्वायर, a टी स्क्वायर। और t की वैल्यू कितनी है? 10 दे रखी है, तो ये यहां पर रख दिया t की वैल्यू। a फाइंड आउट करने तो a को यहां रखेंगे, ये बट्टे में 2 है तो ये चला जाएगा गुणा में, और जो चीज गुणा में है वो चली जाएगी भाग में। सिंप्लीफिकेशन करेंगे, 0 से 0 कट गई, 7 दूनी 14 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उन सभी में शेयर कर दीजिए। और आगे देखेंगे अभी हम प्रश्न संख्या 95 में दिया गया है, किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, और g की वैल्यू दे रखी है गुरुत्वीय त्वरण। जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे आती है दोस्तों, तो ये जो गति के समीकरण मैंने आपको दे रखे हैं इन सभी में प्लस लिखना है, और जब यही बात अगर क्या हो पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती होगी तो इनमें क्या लिख लेना है? माइनस लगा देना है। जहां जहां आपको प्लस दिख रहा है वहां क्या कर देंगे? हम माइनस कर देंगे। पहली बात। दूसरी बात ये हो गया, अब इसके अंदर सवाल में पहले देखते हैं क्या लिखा है। किसी पत्थर की अधिकतम ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई क्या होगी, या मैं यूं कह सकता हूं कि वो पत्थर अधिकतम कितना ऊपर जाएगा, या मैं यूं कह सकता हूं कि वो पत्थर अधिकतम कितनी दूरी तय करेगा ऊपर तक। ठीक है, तो एक तरीके से हम उसको दूरी या डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, s हमें ज्ञात करना है। दूसरा ये कह रहा है ऊंचाई क्या होगी यदि उसे 20 मीटर पर सेकंड, क्या लिखा हुआ है? 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड के वेग से। अब ये वेग है, अब कौन सा वेग है? प्रारंभिक वेग या अंतिम वेग? एक पत्थर है दोस्तों, इसको मैंने फेंक दिया, ऊपर की ओर गया, ऊपर जाकर के कहीं ना कहीं जाकर के इसका वेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, तो फिर ये क्या है? तो ये है दोस्तों प्रारंभिक वेग u। ठीक है, अब हम लिख देते हैं v का मान कितना लिख देते हैं? 0।
ठीक है। किसी पत्थर की ऊंचाई क्या होगी यदि 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर फेंक दिया जाए? गुरुत्वीय त्वरण g की वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेनी है आपको। यानी यहां लिख लेता हूं g बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण लेना है। ठीक है। s होना चाहिए, u होना चाहिए, v होना चाहिए और a होना चाहिए या g होना चाहिए। ठीक है। अब यहां पर देखिए कहां पर है s, v और ये सब देखने मिल चाहिए अपने को। तो कौन सा लें? देखिए इसमें a है यानी g है, गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण कह देता हूं मैं इसको। अब ये s की वैल्यू ठीक है, ये वाली 3 नंबर समीकरण उठा लो। क्या? v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। a की जगह मैं क्या लिख देता हूं दोस्तों? g लिख देता हूं, 2gs, क्योंकि यहां पर a को a न लिख के g लिख रखा है। v क्या है हमारा? v है दोस्तों 0 की स्क्वायर 0 ही हो जाएगी। u कितना दिया हुआ है? 20 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20, मैं पहले लिख ही देता हूं, 20 और 20 का स्क्वायर प्लस 2 और g की वैल्यू कितनी दे रखी है? इंटू 10 इंटू s की वैल्यू हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 20 का स्क्वायर 400 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, 10 दुए कितना हो जाएगा? 20 इंटू s। ठीक है। और इधर क्या लिखा हुआ है? 0। पक्षांतरण करते हैं, ये प्लस का 400 है, इस तरफ लेकर के आएंगे, क्या हो जाएगा दोस्तों? माइनस 400। ये गुणा में क्या लिखा हुआ है? 20। ये अपने 20 कहाँ लेकर के आएंगे? यहाँ पर भाग में लेकर के आएंगे, बटे में s। अब ये 20 0 से 0 कट गई, 2 एकम 2 और ये आ गया -20। एक चीज बताता हूं मैं आपको, s बराबर आ गई, डिस्प्लेसमेंट कितनी आ गई? -20। अब डिस्प्लेसमेंट कभी माइनस में हो ही नहीं सकता, पहली बात। क्यों? अच्छा, हमने ये जो समीकरण अभी बताए थे तो मैंने आपको ये कहा था कि जब आप किसी वस्तु को ऊपर फेंक रहे हैं तो ये जो इन समीकरणों के अंदर जहां जहां प्लस लगे हैं ना, वहां क्या लगा दो आप? माइनस लगा दो। यहां माइनस लगा दूं, यहां माइनस लगा दूं, यहां भी क्या लगा दूं? माइनस लगा दूं। तो ये माइनस का 20 है, ये माइनस का 20 भाग में जाएगा तो यहां भी माइनस हो जाएगा और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। अब हमारा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? प्लस में। तो ये हो गया प्लस का 20। तो ये चीज है दोस्तों, इस तरीके से मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो हमारा आंसर हो गया कितना, प्रश्न संख्या ये दिया गया है हमें कितना, यहां कितना दे रखा था, सॉरी यहां थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है अपना। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर प्लस 2gs ये दिया हुआ है ना, तो मैं इसको भी चेक कर लेता हूं थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका आंसर की मैंने देख लिया है 95 जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं 95, और इसका सही आंसर है दोस्तों बी। ठीक है, इसका आएगा कितना? 20। यानी वो जो पत्थर जो है इस वेग से अगर फेंका जाता है और एक टाइम में जाकर के उसका वेग 0 हो जाएगा, तो इस वेग से अगर 20 मीटर पर सेकंड के वेग से अगर कोई पत्थर फेंका जाता है तो वो 20 मीटर की ऊंचाई तक चला जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इकाई समय में या किया गया कार्य, व्हाट इज द वर्क डन इन यूनिट टाइम। इकाई समय में किया गया कार्य, देखिए ये है दोस्तों इकाई। मैंने सभी भी कहा है इकाई के बाद जो भी वर्ड लिखा हो ना उसको बट्टे में लिखो। इकाई के लिए ये लगा लो, इकाई समय में किया गया कार्य। तो ये फॉर्मूला किसका है? W/T। W/T को हिंदी में लिखता हूं मैं, देखो कार्य बट्टे समय, इकाई समय में किया गया कार्य P बराबर W/T। याद करो ये फॉर्मूला, P बराबर W/T। P क्या होता है? पावर। तो पावर कौन से ऑप्शन में दिया गया है इसके? 96 का B। यहां लिख लेंगे 96 का सही आंसर क्या होगा? बी। तो परिभाषिक तौर पे दिया गया, उसको फॉर्मूले में तब्दील करोगे करते ही आपको पता चल जाएगा कि ये किस चीज की परिभाषा है। अगला ही प्रश्न दिया गया है, किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता। थोड़ी देर पहले क्या थी कि किसी कार्य किया गया कार्य, इकाई समय में किया गया कार्य, वो तो होता है दोस्तों पावर। लेकिन किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता नहीं है, मेरी कार्य करने की क्षमता नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरी एनर्जी खत्म हो गई है। मेरी कार्य करने की क्षमता है, मैं और कार्य कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मेरे में एनर्जी बहुत है। तो कार्य करने की क्षमता होती है दोस्तों एनर्जी, ऊर्जा। 97 का आंसर होगा दोस्तों, 97 का होगा दोस्तों ए आंसर। ठीक है, 97। अब बात करते हैं 98 में कहा गया कि शक्ति आउटपुट और शक्ति इनपुट का जो रेशो होता है, जो अनुपात होता है, उसे क्या कहते हैं? आउटपुट बट्टे इनपुट। रेशो का मतलब क्या हो गया दोस्तों? अनुपात। अनुपात को हम बट्टे में लिख सकते हैं, वो भी एक रूप है उसका। ठीक है, सीधा सा हो गया क्या? आउटपुट बट्टे में क्या बोल रहा है ये? इनपुट। और आउटपुट बट्टे इनपुट क्या होता है दोस्तों? दक्षता।
इफिशियंसी जो कौन से फॉर्मूले में दी हुई है दोस्तों, हमारे सी ऑप्शन में दे रखा है। 98 का आपका हो जाएगा, 98 का सी जो है वो बिल्कुल सही होगा। 99 की ओर बढ़ते हैं। कहता है कि किसी वस्तु यदि 1 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और वस्तु 1 मीटर विस्थापित हो जाती है तो क्या कहलाता है, कार्य कितना कहलाता है। देखिए हमने पढ़ा था कार्य बराबर होता है F इंटू एस। अब कहता है कि बल कितना है 1 न्यूटन, दूरी कितनी तय कर रहा है 1 मीटर। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाया जाए और वो 1 मीटर की दूरी विस्थापित कर ले, यानी यहां से यहां तक 1 मीटर तक चली जाए 1 न्यूटन के बल द्वारा, तो किया गया कार्य होता है दोस्तों 1 जूल। क्या होता है 1 जूल। और 1 जूल जो है वो हमारा कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में दिया गया है। इसी प्रकार 99 का आंसर होगा दोस्तों ए। बढ़ते हैं आगे। 99 के बाद 100। हाउ मैनी अर्ग, यानी हाउ मैनी अर्ग फॉर 1 जूल। कहते हैं कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 होते हैं दोस्तों। 1 जूल बराबर 10 की घात 7 अर्ग होते हैं। अब ये ऑप्शन ढंग से दिए नहीं हुए हैं, 107 दिखाई दे रहा है वो 107 नहीं है, वो 10 की घात 7 अर्ग है, उसको सही कर लीजिएगा। तो 100 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है उस 100 नंबर क्वेश्चन के अंदर हमारा सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। 101 कहता है कि 1 किलोग्राम में कितने न्यूटन होते हैं। तो मैंने आपको बहुत बार बताया कि 1 केजी भार बराबर होता है 9.81 न्यूटन के। सीधा सा है इसका 9.81 न्यूटन। प्रश्न संख्या 101 हम कर रहे हैं। तो 1 केजी बराबर होता है किसके, 9.81 न्यूटन, जो कि हमारे ऑप्शन सी के अंदर हमें दिया गया है। तो इस प्रकार ये हमने 101 क्वेश्चन कर लिए। अब चलते हैं हम दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है। 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। देखिए दोस्तों 1 हॉर्स पावर में 735.5 वाट भी होते हैं, 746 वाट भी होते हैं। मीट्रिक पद्धति में पूछा जाए तो 735.5 वाट, और अगर आपसे ब्रिटिश पद्धति में पूछा जाए तो 746 वाट। अभी इसका जो ऑप्शन दिया गया है कि 1 हॉर्स पावर में कितने हैं, तो ये 735 वाला जो ऑप्शन है वो है आपका बी में, यानी 1 हॉर्स पावर बराबर 735.5 वाट होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी सही है आपका। और 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट भी होते हैं दोस्तों, ये भी सही है आपका। अब इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 102 का जो आंसर होगा वो होगा बी। और आगे प्रश्न दिया गया 103 में पूछा गया है कि ब्रिटिश सिस्टम के अकॉर्डिंग 1 हॉर्स पावर में कितने होते हैं, 746, जो कि हमारे ऑप्शन सी के अंदर है। तो 103 का जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा 103 का सी। आगे पूछा जाता है कि मीट्रिक सिस्टम में 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई क्या है। अब 1 हॉर्स पावर समतुल्य तो होता है मीट्रिक में 735.5 के, लेकिन 1 हॉर्स पावर की समतुल्य इकाई पूछ ली उसने प्रश्न संख्या 104 में, तो वो होती है दोस्तों 75 किग्रा मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब क्या हो गया कि यदि कोई मशीन या कोई भी इंजन 1 हॉर्स पावर का माना जाता है जब वो क्या करता है कि 75 किग्रा के भार को, 75 किग्रा द्रव्यमान की किसी वस्तु को क्या कर दे, मीटर पर सेकेंड, मतलब उसको क्या कर दे 1 सेकेंड में 1 मीटर विस्थापित कर दे। 75 किग्रा की वस्तु को 1 मीटर विस्थापित कर देता है 1 सेकंड में कोई मशीन, कोई इंजन। तो मतलब उसकी जो दक्षता है, मतलब उसका जो पावर है वो है 1 हॉर्स पावर, या उसको हम कह सकते हैं कि 1 हॉर्स पावर बराबर 735.5 वाट होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समतुल्य इकाई है। तो 104 नंबर का जो सही आंसर है, 104 में जो सही आंसर है दोस्तों वो है ए आंसर। ठीक है, इसी प्रकार बढ़ते हैं 105 स्थित ऊर्जा का सूत्र। एक तो होती है गतिज ऊर्जा और एक होती है दोस्तों क्या, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्तों mgh। क्या होता है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी, और एक होता है काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ mv²। बस अब उसने पूछा स्थितिज ऊर्जा का, तो mgh जूल। 105 का ए ऑप्शन सही है, 105 का ए जो है वो बिल्कुल सही है। गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv², ये भी काम आ गया। देखिए 106 का सही आंसर दिया हुआ है बी ऑप्शन में, 1/2 mv² जूल में आएगी ये भी एनर्जी। 107 की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं 1 घंटे में कितना कार्य होता है यदि एक पंप 1 मिनट में 200 मीटर ऊंचाई तक 100 लीटर पानी उठा लेता है। ठीक है, देखिए उसकी 1 मिनट की क्षमता दे दी उसने, कितने की दे दी, कहता है कि 1 मिनट में 200 मीटर तक 100 लीटर पानी ले जाता है, पंप की ये दक्षता है। देखिए
ठीक है। अब हमें कार्य निकालना है, W बराबर F इंटू एस। फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स दे नहीं रखा जी, तो उसको मास जो दे रखा है ना उसको उठा लो आप। मास कितना दे रखा है, 100 लीटर। 100 लीटर को यहां बराबर लिया जाएगा 100 केजी के, ठीक है। तो मैं यहां ले रहा हूं दोस्तों 100 लीटर वाला जो वैल्यू है वो केजी के बराबर, इनटू कितनी दूरी तय कर रहा है, 200 मीटर की दूरी तय कर रहा है, केजी मीटर यूनिट बनेगी। आप चारों ऑप्शन के अंदर देखिए कि इसकी यूनिट क्या बन रही है। चारों ऑप्शन जब आप देखेंगे केजी मीटर केजी मीटर केजी मीटर, अगर हम इन दोनों का गुणा कर देना तो ये जो वैल्यू आएगी ये 1 मिनट की आएगी। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है कि 1 घंटे में कितना कार्य होता है, हमें निकालना है 1 घंटे का, जबकि दिया कितने का हुआ है। यदि एक पंप 1 मिनट में, 1 मिनट का तो ये दे दिया हमें, ये 1 मिनट का है, ये हो गया इसका द्रव्यमान या फोर्स, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये 1 मिनट का है। निकालना कितने का है, 1 घंटे का। निकालना कितने का है, 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का। जब 1 मिनट का पता है, 60 मिनट का पूछा है तो भैया इसको क्या कर देंगे, 60 से गुणा कर देंगे। 1 पेन 5 का है, 60 पेन का मूल्य निकाला, 60 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 60 से गुणा कर देंगे इसको। तो 60 से जब आप गुणा करोगे, 6 दुए कितना हो जाएगा दोस्तों, 12। अब 1 2 3 4 5, 12 गुणा 10 की पावर 5 हो गया आंसर। केजी है तो केजी लिख दो, मीटर है तो मीटर लिख दो भैया। ये आ गया आपका कार्य W, 12 गुणा 10 की पावर 5 केजी मीटर, जो कि आपका लिखा है बी ऑप्शन में 107 नंबर। बहुत कमेंट आए थे मेरे पास, बहुत मैसेज आए ये प्रश्न के लिए कि सर इस प्रश्न में कोई एरर तो नहीं है। देखिए इसमें होता भी है कई बार, लेकिन अभी इसमें हमने कर लिया है 107 का बी। यहां जो ऑप्शन में लिखा हुआ है ना वो 12 गुणा 105, 105 नहीं है वो क्या है, 12 गुणा 10 की पावर 5 है वो, ठीक है। चलिए 108 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यदि 250 न्यूटन बल के किसी वस्तु पर कार्य करता है और वस्तु 15 मीटर की दूरी तक चलती है तो कार्य कितना होगा। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, फॉर्मूला लिखा ही हुआ है मेरे पास, मैं इसको इरेज नहीं कर रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ मैं इरेज कर रहा हूं किसको, चलो एक बार इरेज कर देता हूं, लिख लेते दोबारा कि W बराबर F इंटू एस, ठीक है। और हम प्रश्न कर रहे हैं दोस्तों 108 नंबर, और हम इसमें देख रहे हैं कि यदि 250 न्यूटन, फोर्स का मान कितना दे दिया, 250 न्यूटन इनटू, ठीक है, 250 न्यूटन बल से 15 मीटर दूरी तय करता है। कितनी दूरी करता है, 15 मीटर। बस मल्टीप्लाई करना है, और न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है दोस्तों, न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है। इसका इससे गुणा कर दोगे, इसका इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3750। इसका इससे गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3750, जो कि आपके ऑप्शन कौन से में दिया गया है, 108 का डी ऑप्शन में दिया गया है। सीधा सा था, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं गया है। कहते हैं कार्य ज्ञात करो, कार्य क्या होता है, बल गुणा विस्थापन, बल दे रखा है विस्थापन दे रखा है, दोनों का गुणा करो तो कार्य आ जाएगा आपका। न्यूटन इंटू मीटर क्या होता है, जूल होता है, तो जूल में आपका क्या आ गया दोस्तों, कार्य। आगे बढ़ते हैं, आगे हमें दिया गया है क्या 109 नंबर सवाल, यदि 250 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु 30 मीटर की ऊंचाई पर हो तो स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। प्रश्न संख्या 109 हम कर रहे हैं, 109 हम कर रहे हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है दोस्तों, mg और h, ठीक है। इसमें आपको दिया गया 109 में 250 किग्रा द्रव्यमान दिया गया, यानी मास m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 250 kg इंटू जी की वैल्यू 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आप जानते ही हैं, इंटू h जो दिया गया है, ऊंचाई कितनी दी गई है, 230 मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है, तो यहां पर लिखेंगे 30 मीटर। बस इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो भी आपका आंसर होगा 109 का दोस्तों आंसर होगा आपका बी, यानी इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 73,570 के आसपास, ये आएगा जूल में। लेकिन जब आप इसको किलो लगाओगे तो बटे में आपको भाग लगाना पड़ेगा 1000 से, तो ये यहाँ पर 3 जीरो है, 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, तो ये बन जाएगा किलो जूल में। अब ये मैं हटा देता हूँ, तो ये बात 73.57, ठीक है। प्रश्न संख्या 110 कहता है यदि 250 किग्रा द्रव्यमान की एक वस्तु को 20 मीटर की ऊंचाई के पोल पर रखा जाए तो स्थितिज ऊर्जा, सेम सवाल है दोस्तों, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करनी है, mgh फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, यही फॉर्मूला लगेगा। मैं इसको यहीं से इरेज करके आपको बता देता हूं। प्रश्न हम कर रहे हैं 110 नंबर, और उसमें जो हमें डाटा दिया गया है वो सिर्फ थोड़ा सा चेंज है। क्या दिया गया है, हाँ ये सवाल की बात कर रहा था मैं आपसे, हाँ जी,
110 नंबर सवाल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर जो हिंदी में जो डाटा दिए गए हैं वो, और सवाल को आप इंग्लिश में पढ़ेंगे जो डाटा दिए गए हैं वो। अगर आप हिंदी वाले सवाल को लेकर के चलेंगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको पढ़ना पड़ेगा प्रश्न को इंग्लिश में। इंग्लिश में दिया गया है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी इन ए बॉडी ऑफ मास 10 kg। बॉडी ऑफ मास कितना दिया गया है 10 kg, ठीक है 10 kg इंटू जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू ऊंचाई कितनी, हाइट दे रखी है कितनी 10 kg कीप्ड ऑन द टॉप ऑफ पोल 20 मीटर हाइट, ये दे रखा है 20 मीटर। जब आप दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटा दिया बट्टे में 100, 2 जीरो से आपकी 2 जीरो ये कैंसिल हो जाएगी। अब इसका 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 एकम 2, 2 8 है कितना हो जाएगा 16 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 1962। तो 1962 जो है वो आपका ऑप्शन सी में दिया गया है। तो इस सवाल को अगर कोई बच्चा हिंदी में पढ़ने बैठ जाए, करने बैठ जाए तो उससे नहीं होगा। 110 नंबर जो है इसका सही आंसर होगा सी, ठीक है। हो सकता है मेरी पीडीएफ में कोई प्रिंट गलत हो सकता है आपकी पीडीएफ में सही हो बिल्कुल। प्रश्न संख्या 111 की ओर बढ़ते हैं। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये आज का अपना दोस्तों। यदि किसी 15.5 किग्रा के भार को 4.4 मीटर ऊंचाई तक उठाया जाता है तो जूल में कार्य ज्ञात कीजिए। कार्य के मैं आपको बहुत से प्रश्न करवा चुका हूं दोस्तों, सिर्फ ये अब एक और सवाल है। कार्य ज्ञात करना है। कार्य बराबर होता है W बराबर F इंटू एस। चलिए W बराबर F इंटू एस फॉर्मूला लगा देते हैं। प्रश्न कर रहे हैं हम कौन सा, सेकंड लास्ट 111, W बराबर F इंटू एस। फोर्स कितना दिया हुआ है, फोर्स न्यूटन में होना चाहिए लेकिन यहाँ न्यूटन में नहीं है, यहाँ दिया हुआ है किग्रा में। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, फोर्स F जो होता है ना, F जो होता है वो होता है M इंटू जी इंटू एस। ये एस तो सेम है, F की वैल्यू M इंटू जी या M इंटू ए भी लिख सकते हैं। अब मास तो किग्रा में है, मास कितना दिया गया है 15.5, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.81 इंटू एस की वैल्यू जो दे रखी है, एस होता है डिस्प्लेसमेंट, कितना दे रखा है 4.4। W बराबर F इंटू एस वैल्यू पुट कर देना दोस्तों और इसके अंदर आपका आंसर आ जाएगा 669 पॉइंट समथिंग या 668 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये आपका आंसर होगा। कौन सा आंसर होगा, आंसर डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। आ जाइए 112 नंबर, कहता है एक 5 ग्राम द्रव्यमान की बुलेट है, ठीक है, जो कि 500 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की स्पीड से चलती है, तो गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था, गतिज ऊर्जा का सूत्र हाफ mv², यानी 1/2 mv² हमने सूत्र पढ़ा था। प्रश्न संख्या 112 है ना, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv²। चलिए कर देते हैं 1/2 इंटू बुलेट का मास, एक 5 ग्राम का है, कितने ग्राम का है 5 ग्राम का, इंटू सिर्फ 5 लिख देता हूं मैं, v की वैल्यू वेलोसिटी कितनी दे रखी है 500 इंटू 500, क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर लगी हुई है। जीरो से ये एक बार रुक दो, 2 पड़ा रहने दो, 5 5 25, 25 पंजे कितना हो जाएगा 125, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 1 2 3 4, 1 2 3 4 बट्टे में कितना है 2, ठीक है। काट देंगे, इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूए 12, 2 दूए 4, 5 दूए 10, ये आ जाएगा। और बचेंगे कितने 1 2 3, ये आ गया दोस्तों आपका किसके अंदर ये आ गया आपका 625 जूल। अच्छा, ये जो ऊपर जो सवाल आप कर रहे थे ग्राम को, तो ग्राम वाली जो वैल्यू थी ना ये 5 ग्राम, अगर इस 5 ग्राम को किलोग्राम में रखना हो तो 5/1000 लिखेंगे, तो ये किलोग्राम में तब होगा, तो किलोग्राम में तब होगा, तो मैं इसके बटे में क्या लगा दूं दोस्तों 1000, 1 2 3 जीरो कट जाएगी 1 2 3, तो ये बच गया आपका 625 जूल। 625 जूल आपका है दोस्तों, बी ऑप्शन के अंदर है। वीडियो को इतना शेयर कर दीजिए दोस्तों ताकि मैं आपको मॉड्यूल 6 पढ़ाने के लिए मजबूर हो जाऊं। 5 तक मॉड्यूल मैंने आपको पढ़ाए हैं लेकिन इतने अच्छे व्यूज नहीं आ रहे हैं। अगर आप अच्छे व्यूज नहीं आएंगे तो मेरा भी मोटिवेशन नहीं होता है, तो आप वीडियो से को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि मेरा भी मनोबल बना रहे कि मैं आपके लिए और ज़्यादा अच्छा करूँ, और ज़्यादा वीडियो लेकर के आऊँ, और इन प्रश्नों को आपको ऐसे सॉल्यूशन आप चुटकियों में कर सकते हैं और आपको याद रहेगा कि कौन सा आंसर क्या करना था। तो 5 मॉड्यूल कंप्लीट हो गए दोस्तों। हैव ए नाइस डे फ्रॉम माय साइड। आज के लिए इतना ही है, मिलेंगे फिर एक और वीडियो के साथ, ठीक है।